ओके, वेरी गुड। बहुत सारे बच्चों को ऑलरेडी आंसर पता है। सो लेट्स आस्क अनेरी। अनेरी, आप बताइए क्या आंसर आएगा इसके अंदर। Ma'am, in chlorobenzene, the C and Cl bond is sp2 hybridized and more character and electronegatives are present. And in cyclohexyl chloride, HCl bond is sp3 hybridized and less character. वेरी गुड। देखिए अनेरी, अनेरी बेटा आपने कुछ कीवर्ड सही बोले हैं, पर प्रॉपर आंसर अभी भी आप नहीं दे पा रहे हो। सी, कुछ कीवर्ड आपके सही है, नो डाउट, बट आपका प्रॉपर आंसर अभी भी नहीं आ रहा है। तो सब लोग देखें यहाँ पे स्क्रीन पे, व्हाट यू आर सपोज टू राइट इज, पहले तो आप दोनों का स्ट्रक्चर बनाएंगे, देन यू विल प्लेस एन एरो, फिर आप लिखोगे यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन इज sp2, फिर यू विल प्लेस एन एरो, यहाँ पे इस कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन है वो होता है sp3। ओके, अनेरी हाइब्रिडाइजेशन कार्बन का होता है बेटा, बॉन्ड का नहीं, ठीक है। सो प्लीज कीप दिस इन माइंड। कार्बन इन क्लोरोबेंजीन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड, while carbon in cyclochlorohexane is sp3 hybridized। ओके, देन आप क्या लिखोगे, देखो डाइपोल मोमेंट जो होता है, सबसे पहले अगर आपने शुरुआत यहाँ से की तो एग्जामिनर को पता चलेगा कि इसने कौन से फॉर्म में आंसर लिखा है। देखिए, डाइपोल मोमेंट इज इक्वल टू चार्ज इनटू डिस्टेंस, ये फिजिक्स में आपने पढ़ा हुआ है। डाइपोल मोमेंट इज इक्वल टू चार्ज इनटू डिस्टेंस। तो अगर डिस्टेंस जितना कम होगा, डिस्टेंस जितना कम होगा उतना ऑब्वियस सी बात है डाइपोल मोमेंट कम होगा, ठीक है। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, जितना चार्ज सेपरेशन कम होगा उतना डाइपोल मोमेंट कम होगा, ठीक है। पर मैं यहाँ पे आपको डिस्टेंस के फॉर्म में आंसर दे रही हूँ, सो प्लीज नोट दिस डाउन। सबसे पहले तो यू विल राइट दिस इक्वेशन दैट डाइपोल मोमेंट इज इक्वल टू क्यू इंटू डी, चार्ज इंटू डिस्टेंस। फिर आप लिखोगे इन क्लोरोबेंजीन, इन क्लोरोबेंजीन द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम, जो आपने शो किया हुआ है, द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम इज sp2, while in cyclochlorohexane it is sp3। ओके, सो आप ये लिखोगे, फिर आप लिखोगे sp2 कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन sp3 कार्बन, sp2 कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन sp3 कार्बन, ठीक है। हेंस बॉन्ड लेंथ in case of chlorobenzene, bond length in case of chlorobenzene will be less than that of cyclochlorohexane, ठीक है। आपको इतना लिखना है, फिर आपको ये बताना है कि क्योंकि डिस्टेंस कम हो गया डाइपोल मोमेंट भी कम हो जाएगा। ओके, अब देखिए सेम चीज अगर अंशुल चाहे तो अंशुल एक और तरीके से लिख सकता है। कैसे लिख सकता है, सी, बहुत सिंपल, आप जानते हो क्लोरीन के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, राइट। अगर क्लोरीन के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है तो वो यहाँ पे आपको दिख रहा है, इट इज इन कॉन्जुगेशन विथ योर बेंजीन रिंग। अगर वो कॉन्जुगेशन में है तो ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा, राइट। अगर वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा तो कार्बन और क्लोरीन के बीच का जो बॉन्ड होता है बेटा वो कैसा हो जाता है, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर एक्वायर करता है। सो अगर आप चाहो तो आंसर हाइब्रिडाइजेशन के टर्म में लिखो, अगर आप चाहो तो आंसर आप किसके टर्म्स में लिखोगे, रेजोनेंस के टर्म्स में। बोथ आंसर्स आर एक्सेप्टेबल, कोई टीचर आपका मार्क्स नहीं काट सकता। अगर आपने पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर के फॉर्म में लिखा है तो भी मैं आपको सही दूंगी, अगर आपने हाइब्रिडाइजेशन के फॉर्म में लिखा है तो भी मैं आपको सही दूंगी। बट एज आई टोल्ड यू, अगर कीवर्ड्स मिस हुए, जैसे कि अगर आप रेजोनेंस वाला लिखते हो, ठीक है, तो आपका कीवर्ड आना चाहिए पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे, इन देखो अब मैं वापस से रिपीट कर रही हूँ, इन क्लोरोबेंजीन द लोन पेयर ऑन क्लोरीन एटम इज इन कॉन्जुगेशन विद बेंजीन रिंग। सबसे पहले तो वहां से शुरू करोगे, क्लोरोबेंजीन के अंदर जो लोन पेयर होती है वो बेंजीन रिंग के साथ कॉन्जुगेशन में होती है, इट इज इन कॉन्जुगेशन विद बेंजीन रिंग। तो पहले तो ये कीवर्ड आना चाहिए, कॉन्जुगेशन।
फिर आप लिखोगे हेंस इट अक्वायर्स पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, हेंस इट अक्वायर्स पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। और फिर आप लिखोगे द फाइनल थिंग, हेंस CCl बॉन्ड in chlorobenzene, CCl bond in chlorobenzene is less than CCl bond in cyclochlorohexane। समझ में आया? फिर वापस से वही हो गया, डिस्टेंस कम हो गया इसलिए डाइपोल मोमेंट कम हो गया। ठीक है, तो आप आंसर दोनों टर्म्स में लिखोगे, कोई टीचर आपको गलत नहीं दे सकता। हाइब्रिडाइजेशन के टर्म में इट इज ऑल्सो करेक्ट, डाइपोल मोमेंट के सॉरी डिस्टेंस अगर आपने पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर के फॉर्म में लिखा तो भी सही। ठीक है, नाउ अंशुल लेट्स गो थ्रू वन मोर टाइम। चलो सेकंड क्वेश्चन बताते जाओ। Alkyl halides, Okay. though polar, are immiscible with water. अल्काइल हैलाइड्स दो पोलर आर इमिसिबल इन वाटर। वेरी गुड। चलिए ये आंसर कितनों को आता है? फटाफट से एंड्रीज ऑप्शन ऑन कीजिए। मुझे जानना है कि आप कितना कीवर्ड यूज करते हो अपने आंसर में। ठीक है, आपको कितना कीवर्ड आता है, क्या मिस कर रहे हो, कहाँ मार्क्स कट रहे हैं, वही हमें देखना है। यस रिमन। Ma'am, when alkyl halides are soluted in water, then the bond breaking enthalpy is less than the bond forming enthalpy. ओके तो मैम कम soluble होते हैं और एनर्जी भी कम रिलीज होती है उनके जब बॉन्ड बन जाते हैं ना तो एनर्जी कम रिलीज होती है इसके वेरी लिए। गुड। सो सब लोग स्क्रीन पे देखें, आपको बेसिकली इस आंसर के अंदर लिखना क्या है, दैट आई एम शोइंग यू। सी आपको लिखना है व्हेन अल्काइल हैलाइड आर डिसॉल्व्ड इन वाटर, व्हेन अल्काइल हैलाइड आर डिसॉल्व्ड इन वाटर द न्यूली डेवलप्ड इंटरैक्शन, जब आप उसको वाटर में डिसॉल्व करते हो द न्यूली डेवलप्ड इंटरैक्शन रिलीजेस लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी। द न्यूली डेवलप्ड इंटरैक्शन, देखो दिस इज योर कीवर्ड, वापस से हाईलाइट करती जाऊंगी मैं जहां पे भी कीवर्ड आएंगे। द न्यूली डेवलप्ड इंटरैक्शन द न्यूली डेवलप्ड इंटरैक्शन रिलीजेस लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी, जैसे अभी रिमन ने बताया, इट रिलीजेस लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी which cannot break hydrogen bonding between water molecules, which can't break hydrogen bonding between water molecules and hence they are insoluble in water। तो देखो ये जो ब्लू कलर में लिखा है दीज आर द कीवर्ड्स, वो आंसर में होने ही चाहिए। ओके यहाँ से द न्यूली डेवलप्ड इंटरैक्शन रिलीजेस लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी which cannot break hydrogen bonding between water molecules and hence alkyl halides are insoluble in water। अब देखो तुम लोग में से कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो सीधा यही आंसर प्रेफर करते हैं कि जैसे रिमन ने बताया इंटरैक्शन एनर्जी पे वो लोग गए, ठीक है, तो दैट इज ट्रू, आपको वहां तक जाना है। अगर आप वो सॉल्यूशन वाला आंसर यहाँ पे लिख के आ जाओगे ना कि लाइक डिसॉल्व्स लाइक, तो कोई आपको मार्क्स नहीं देगा। ठीक है, क्यों मार्क्स नहीं देगा? क्योंकि आपने इंटरैक्शन का तो बात ही नहीं किया। वो लाइक डिसॉल्व लाइक नो डाउट प्रिंसिपल इज ट्रू, यहाँ पे भी वही लगता है, बट स्टिल दे वांट आंसर इन फॉर्म ऑफ कीवर्ड्स। तो अगर ये कीवर्ड्स आंसर में मिसिंग हुए बेटा तो मार्क्स चले जाएंगे। और देखो इतना लिखने के, सिर्फ 5 लाइन लिखने के आपको 2 मार्क्स मिल रहे हैं, सोचो कितना अच्छा है। मतलब ऑर्गेनिक वैसे तो अच्छा है अगर आप समझ के करो, सिर्फ कीवर्ड्स आ जाएंगे तो 2 मार्क्स तो ऐसे ही मिल जाएंगे। चलिए अंशुल गिव मी द थर्ड क्वेश्चन बेटा। Haloarenes are insoluble in water but are soluble in benzene. Explain. Okay, haloarenes are insoluble in water and soluble in benzene. Okay, who is going to answer this question? Yes, Ansh. Haloarenes are insoluble in water because they can neither form the H bonds and they are also not able to break the hydrogen bonds already present in water. Very good. But why they are And soluble it in is benzene? soluble in benzene because of the presence of a large benzene ring. तो क्या होता है? Soluble हो जाता है। लार्ज बेंजीन रिंग कैसी होती है? पोलर होती है, नॉन पोलर होती है? Non-polar. यस नॉन पोलर। ठीक है, तो आपको आंसर के अंदर ये सारे कीवर्ड्स आने चाहिए। अंश ने जैसे बताया बिल्कुल सही, आपको वैसे ही आंसर लिखना है दैट हेलोएरीन्स ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ
ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ large non-polar large non-polar benzene ring remains insoluble in water. Why? Because it cannot form hydrogen bonding with water. Remains insoluble in water because it cannot form hydrogen bonding with water molecules. ठीक है, पहले तो ये लिखना है, फिर आपको लिखना है कि बिकॉज इट इज नॉन पोलर इट इज गोइंग टू बिकम सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स लाइक बेंजीन. Since it's non-polar, it becomes soluble, easily soluble in non-polar solvents such as benzene. फिर यहाँ पे आप इंटरैक्शन फोर्सेस नहीं लिखोगे तो चलेगा. ठीक है, यस, एक सेकेंड. यस देव, व्हाट इज योर क्वेरी? बोलिए. Ma'am, haloarenes are polar, but benzene is non-polar. Then how can it dissolve on like? बेटा हेलोइरिन्स के अंदर जो डाइपोल फोर्स होता है, राइट, वो हाँ. कौन सा होता है? डाइपोल फोर्स. बट बेटा आपको पोलैरिटी भी तो देखनी है. हेलोइरिन के अंदर लार्ज बेंजीन रिंग है, ठीक है, तो वो डाइपोल मोमेंट बेंजीन रिंग के कंपैरिजन में उतना वैल्यू नहीं रखता है. देखो, दो चीज होती है, आपको सिर्फ एक फैक्टर पे नहीं देखना होता है, आपको डाइपोल मोमेंट पे भी देखना होता है, प्लस आपको वान डेर वाल्स फोर्सेस को भी ध्यान देना होता है. ओके. ठीक है, दोनों फैक्टर्स डिसाइड करते हैं कि आपका कंपाउंड सॉल्युबल होगा कि नहीं. इसीलिए हम क्या बोलते हैं आपको कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्काइल हैलाइड में कौन सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट रखता है. हम आपसे हर बार क्वेश्चन पूछते हैं. तो देखो, डाइपोल मोमेंट तो तीनों में होता है, पर तुम क्या आंसर देते हो मुझे, किसमें सबसे ज्यादा होता है फर्स्ट बॉइलिंग में, पॉइंट? प्राइमरी में. यस, व्हाई आप ये आंसर देते हो मुझे? सरफेस एरिया, वॉन डेर वाल्स फोर्स. समझ में आ गया बेटा? तो हर एक चीज सिर्फ एक फैक्टर पे डिपेंड नहीं करती, इट डिपेंड्स ऑन टू फैक्टर्स, एंड मैम, वान डेर वाल्स फोर्सेस एंड डाइपोल मोमेंट. ये जो फर्स्ट पॉइंट है उसकी थर्ड लाइन में आपने क्या लिखा है? इनसॉल्युबल इन वाटर Insoluble in water because it cannot form hydrogen bonding with water molecules. ओके मैम. Okay, चलिए. So I hope this is clear. Very good. अब अंशुल ही क्वेश्चन बोलेगा और अंशुल ही आंसर देगा. ठीक है, अब कौन सा क्वेश्चन है अंशुल? 4th नंबर. Just a second, I'm unmuting you. Yes. Haloalkanes react with KCN to form alkyl cyanides as main product, Very while good. AgCN forms isocyanides as the chief product. Explain. Yes. अंशुल, क्या आंसर लिखा है बेटा आपने इसका? Okay. Ma'am, because carbon-carbon bond is more stable than carbon and nitrogen bond. ओके, अब मैं आपकी फ्रेंड हंसिनी से पूछना चाहूंगी. हंसिनी, आप बताइए इसका आंसर आप क्या देते? यस हंसिनी. KCN आयोनिक बॉन्ड है और AgCN कोवेलेंट बॉन्ड है. तो KCN में दो साइट्स होगी अटैक करने को, और AgCN में एक ही साइट होगी जो नाइट्रोजन वाली होगी, इसीलिए वैसे बॉन्ड्स बनते हैं. हाँ, अब देखिए, आप दोनों का आंसर सही है. अंशुल ने पार्शियल करेक्ट आंसर दिया है, आपने पार्शियल करेक्ट आंसर दिया है. देखो, सबसे पहले तो हंसिनी ने जैसे कि बताया, आपको लिखना है KCN इज आयोनिक कंपाउंड, hence CN minus is free, so it can attack from nitrogen side or it can attack from carbon side. देखो, ये कीवर्ड है, ये आना चाहिए, या फिर आपको यहाँ पे लिखना है CN minus is free which is an ambident न्यूक्लियोफाइल. ये जानते हो ना, एम्बेडेड न्यूक्लियोफाइल. इज दिस क्लियर? तो आपको ये लिखना है KCN इज आयनिक कंपाउंड एंड CN माइनस इज फ्री, सो हेंस CN माइनस इज फ्री which is an ambident nucleophile, so it can attack from nitrogen side and carbon side. अब फिर जो अंशुल ने बताया वो यहाँ पे आएगा कि since कार्बन कार्बन बॉन्ड is stronger than carbon nitrogen bond, it attacks from carbon side. समझ में आया? तो
तो बच्चे कहाँ गड़बड़ करते हैं पता है, या तो ये आंसर लिख के आते हैं जैसे अंशुल ने बोला, या तो हंसिनी ने जैसे बोला इतना आंसर लिख के आते हैं। अब हंसिनी ने बोला यहाँ तक बिल्कुल सही, पर उसने जस्टिफिकेशन नहीं दिया क्यों कार्बन के साइड से ये अटैक होता है, तो वहां पे वो अंशुल वाला आंसर आएगा। ठीक है, सो प्लीज पे अटेंशन, ये सारे कीवर्ड्स हैं। कहीं कहीं पे क्या होता है, आप कुछ पार्ट याद रखते हो, कुछ पार्ट भूल जाते हो, वो नहीं चलेगा, सारे वर्ड्स आने चाहिए। ओके, नाउ AgCN के अंदर जैसे हंसिनी ने बोला इट इज कोवेलेंट कंपाउंड, हेंस नाइट्रोजन साइड इज ओनली फ्री टू अटैक, नाइट्रोजन इज ओनली फ्री टू अटैक, तो नाइट्रोजन साइड से अटैक होता है। अब देखो मैम ने कहाँ से शुरू किया था, इक्वेशन से शुरू किया था, तो आंसर वहां से शुरू होना चाहिए। कभी भी एग्जाम में ये क्वेश्चन है, पहले राइट द इक्वेशन, Rx plus KCN gives this, फिर Rx plus AgCN gives this। ओके, फिर आप लिखोगे KCN is ionic compound and CN minus is free which is embedded nucleophile, so nitrogen side is also available for attack and carbon side is also available for attack, but CC bond is stronger than CN bond, hence it always attacks from carbon side only। okay, फिर आप लिखोगे AgCN is covalent compound, hence only nitrogen side is available। okay, Anshul, next Yes. question। Grignard's reagent should be prepared under anhydrous conditions. ओके, अब मुझे इसका आंसर चाहिए अपने कुछ नए बच्चों से जो क्लास में मॉर्निंग क्लास में पहली बार दिख रहे हैं आज मुझे। चलिए, आश्वी आप बताना चाहोगे बेटा? आश्वी आप बताना चाहोगे इसका आंसर क्या आएगा? Ma'am, we haven't actually solved the questions yet. Okay, no problem. Anyone else? Let's ask Freya. Freya, इसका आंसर क्या आएगा बेटा? Why Grignard reagent cannot be prepared in water? Because they are soluble in water. No बेटा, सोचो सोचो क्या होगा। मुझे ये लिखवाओ है फ्रेया, इसका इन दोनों का रिएक्शन क्या होगा? चलो, Rx plus देखो Mg. RMgX, दिस इज योर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है, उसको आपने वाटर में डाल दिया। अब बताओ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में बेटा कौन सा पार्ट प्लस होता है, कौन सा माइनस होता है, वो बता दो। चलो, मैग्नीशियम के ऊपर कौन सा चार्ज डालूं? प्लस। वेरी गुड। और अल्काइल ग्रुप के ऊपर? माइनस। वेरी गुड। अब बेटा वाटर में दो चीजें होती है, H प्लस एंड OH माइनस, तो बताओ H प्लस किसके साथ कंबाइन होगा? अल्काइल। हाँ, सो यू विल गेट अल्केन प्लस MgOH। वेरी गुड। तो सब लोग स्क्रीन पे देखेंगे, सबसे पहले तो ये क्वेश्चन आए तो आपको ये आंसर लिखना है। स्क्रीन पे देखिए, इफ यू फाइंड दिस क्वेश्चन इन योर एग्जाम, सबसे पहले यू आर सपोज टू राइट डाउन दिस इक्वेशन, फिर आप इसके नीचे लिखोगे सिंस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट gets converted into alkane, since Grignard reagent gets converted into alkane, hence it cannot be prepared, or it is prepared, ऐसा लिखो, hence it is prepared under anhydrous condition। मतलब वो स्टेबल ही नहीं होता है, जैसे ही पानी का मॉइस्चर भी इवन उसको लग जाता है तो वो अल्केन में कन्वर्ट हो जाता है, तो हमारे तो कुछ काम का नहीं बचता। हेंस इट इज प्रिपेयर्ड इन, नॉट प्रिपेयर्ड इन वाटर, एंड हेंस इट इज प्रिपेयर्ड इन एनहाइड्रस कंडीशन। ओके, दिस वाज वेरी इजी, इसमें कुछ करना नहीं था। आप में से कोई और मुझे बताना चाहेगा व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन? चलो, अंशुल से बहुत क्वेश्चंस पूछ लिए हमने। चलो, यस अक्षी, व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा इन दी असाइनमेंट? Para-dichlorobenzene has higher melting point and solubility than those of the ortho and meta isomers. Very good. So पूछा गया है para-dichlorobenzene has higher boiling point, melting point than ortho and meta dichloroisomers। अब इसका आंसर मुझे चाहिए, लेट्स आस्क, पहले तो सब लोग हैंड रेज ऑप्शन अपना डाउन करो, फिर मैं पूछूंगी जिससे आता है। चलो, हाँ, अब ऑन करो जिसको आता है। अंशुल को आता है, देव को आता है, रिमन, वेरी गुड, अंश, हंसिनी, अक्षी। ओके, लवी आपको ये आंसर क्यों नहीं आता है? चलो ट्राई तो करो।
क्या होता है Ma'am, पैरा डाइक्लोरोबेंजीन में? para dichlorobenzene is more stable यस, because of its symmetry. So it has a बिकॉज higher ऑफ, its symmetry. It fits better in crystal lattice वेरी गुड। structure. देखो आपको आंसर आता है फिर भी आप आंसर नहीं देना चाह रहे थे, वाई? आपको Ma'am, I आंसर was तो not आता है, sure. आपने बिल्कुल परफेक्ट आंसर दिया। सबको यही आंसर लिखना है जो अभी भी लवी ने बताया। क्या बताया उन्होंने कि पैरा डाइक्लोरोबेंजीन जो होता है, इट इज सिमेट्रिकल इन स्ट्रक्चर, इट इज हाईली सिमेट्रिकल इन स्ट्रक्चर। तो सबसे पहला कीवर्ड जो आपके आंसर में दिखना चाहिए, इट इज पैरा डाइक्लोरोबेंजीन is symmetrical or has symmetrical structure, has symmetrical structure। ठीक है, फिर आप लोग लिखोगे hence it fits perfectly in the crystal lattice, hence it fits perfectly in the crystal lattice। अगर क्रिस्टल लैटिस में परफेक्टली फिट होता है, hence intermolecular forces, बार बार hence मत लिखना, सीधा यहाँ पे लिख दो intermolecular forces, intermolecular attraction forces will be more। अगर intermolecular attraction forces ज्यादा होते हैं, will be more and hence its boiling point is higher। Thus melting point of para isomer is more than that of ortho and meta isomer। Is this clear everyone? सबको समझ में आया? आपको आंसर डिट्टो यही फॉर्म में लिखना है। पहला आंसर में आना चाहिए कीवर्ड कि इट हैज सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर, सेकंड कीवर्ड इज इट फिट्स परफेक्टली इन द क्रिस्टल लैटिस, थर्ड कीवर्ड इज इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्सेस विल बी मोर, एंड द लास्ट वन इज हेंस। वो तो आप अपने हिसाब से लिख ही सकते हो। सो दीज आर द थ्री कीवर्ड्स एंड डोंट फॉरगेट टू मेंशन द स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर बना के आओ। एग्जामिनर को इम्प्रेस करना है तो उसको समझ में आना चाहिए और कीवर्ड्स को हाईलाइट करो। देखो अगर रीमा मैम तुम्हारे पेपर चेक कर रही है, तुम्हें पता है ना कितने सारे बच्चे हो तुम, तो रीमा मैम एक दिन में कितने सारे पेपर चेक करती होगी, सोचो। तो उसके लिए कितना आसान हो जाएगा अगर आपने कीवर्ड्स को हाईलाइट किया हुआ है। जैसे कि अगर आपने लिखा हुआ है सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर, उसके नीचे हाईलाइट किया है, तो रीमा मैम को तुरंत समझ में आ जाएगा कि ओके इसने कीवर्ड लिख दिया, तो वो तुरंत तुम्हें फुल मार्क्स दे देगी। ठीक है, तो समझ में आ रहा है? कीवर्ड्स को हाईलाइट करने की हैबिट बना लो, तुम्हारे लिए ही अच्छा है। चलो अब वापस से अंशुल पे आते हैं। अंशुल, व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन? The treatment of alkyl chlorides with aqueous KOH leads to the formation of alcohols, but in the presence of alcoholic KOH, alkenes are major products. Why? ओके, वेरी गुड। एक्वस KOH से हमें मिलता है अल्कोहल, बट व्हेन वी रिएक्ट इट विद अल्कोहलिक KOH, ठीक है, तो इसमें आप एग्जांपल ले लो। आप यहाँ पे ले सकते हो एग्जांपल के तौर पे CH3 CH2X, यहाँ पे भी आप लिख दोगे फिर CH3 CH2OH। ठीक है, स्टार्टिंग एग्जांपल से करोगे तो सामने वाले को समझ में आएगा। CH3 CH2X प्लस अल्कोहलिक KOH, आप दो रिएक्शन लिख दो, फिर आप शो करो कि यहाँ पे अल्कीन बनता है जबकि यहाँ पे अल्कोहल बनता है। ठीक है, अंशुल आपने इसका आंसर लिखा है बेटा? डू यू नो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? Yes, ma'am. क्या लिखा बेटा आपने? Ma'am, ionization of aqueous KOH produces hydroxide ion which are strong, therefore it undergoes substitution. ओके, फिर अल्कोहलिक KOH में क्या लिखा? It gives alkoxide ion which are strong bases. वेरी गुड, चलिए ग्रेट। That's why. तो अंशुल ने सही तो बताया है, बट एज यूजुअल थोड़ा थोड़ा आंसर फॉर्मिंग में गलती है, बाकी कीवर्ड्स उसने बराबर पकड़े। देखिए, KOH in aqueous medium forms hydroxide ion. Now this hydroxide ion is surrounded by water. Okay, so once again आपको आंसर में पहले तो ये दो इक्वेशन लिखने हैं, फिर आप लिखोगे in aqueous medium, in aqueous medium OH minus ions are formed, hydroxide ions are formed.
which are stabilized by solvation और hydration, मतलब पानी उसको घेर लेता है, which are stabilized by water molecules. Okay, which are stabilized by water molecules by solvation process. Hence it acts as a strong nucleophile, मतलब वो स्टेबल हो जाता है, तो hence it acts as a strong nucleophile. वो न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करता है. एंड हेंस इट गिव्स यू, अगर वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा तो वो क्या देगा आपको, एंड गिव्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, मतलब यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा, इसलिए अल्कोहल बनता है. ठीक है, पर जैसे कि अंशुल ने बताया अल्कोहलिक मीडियम में हमें क्या मिलता है, अल्कोक्साइड आयन. तो आप लिखोगे इन अल्कोहलिक मीडियम, इन अल्कोहलिक मीडियम अल्कोक्साइड आयन इज फॉर्म्ड, जो जिसको आप कैसे लिखोगे, RO माइनस, अल्कोक्साइड आयन इज फॉर्म्ड विच इज अ स्ट्रॉन्ग बेस. वो एक स्ट्रॉन्ग बेस होता है, न्यूक्लियोफाइल नहीं होता. विच इज अ स्ट्रॉन्ग बेस. ठीक है, तो अगर वो स्ट्रॉन्ग बेस है तो आपको क्या याद रखना है, इट विल गिव यू एलिमिनेशन, हेंस इट गिव्स एलिमिनेशन. देखो अभी मैं आपको कीवर्ड्स हाईलाइट करके दे देती हूँ. सबसे पहले अंशुल ने जो बोला वही कीवर्ड्स हैं, आपको लिखना है एक्वस मीडियम में OH माइनस आयंस आर स्टेबिलाइज्ड बाय वाटर मॉलिक्यूल्स एंड हेंस दे एक्ट एज अ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल एंड गिव्स यू न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन. तो जो कीवर्ड मैंने आपको बताया, अंशुल ने जो बताए हैं वही है, सिर्फ आपको यही याद रखना है कि एक्वस मीडियम में दे आर स्टेबिलाइज्ड बाय वाटर एंड एक्ट्स एज अ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल and gives you nucleophilic substitution. But basic medium में alkoxide ion is formed which is a strong base and hence gives elimination reaction. Elimination reaction and alkene is formed. Okay? ठीक है, तो अंशुल ने बिल्कुल सही बताया था. अंशुल जस्ट वर्क ऑन योर आंसर फॉर्मिंग. ठीक है, आंसर फॉर्मिंग में ही गलती होती है तुम्हारी, बाकी देखो तुम बहुत अच्छे से कीवर्ड समझ गए हो. Yes, you can also write eliminate here predominates the substitution, वो भी लिख सकते हो, that is also true. ठीक है, वेरी गुड. देखो अब धीरे धीरे तुम सीख रहे हो. चलिए आगे बढ़ते हैं. अंशुल, व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा? Haloarenes don't give nucleophilic substitution. Explain. ओके, हेलोएरीन्स डोंट गिव न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन. क्यों हेलोएरीन्स में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं होता? अब इसके 4 रीजन मुझे कौन लिखवाएगा, किसको आता है? अभी अंशुल ने एक आंसर दे दिया, अभी बाकी लोगों का टर्न है. चलो, व्हाई हेलोएरीन्स डोंट गिव न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन? अक्षी, यस बेटा बोलिए. फर्स्ट रीजन, what is the first reason why halogens don't give nucleophilic substitution? हाँ मुझे नहीं याद. कोई बात नहीं. हंसनी, रेजोनेंस की वजह से, अनस्टेबिलिटी ऑफ फिनाइल कैटायन, हाइब्रिडाइजेशन और रिपल्सन ऑफ न्यूक्लियोफाइल. हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम, फिर आपने बोला अनस्टेबिलिटी ऑफ फिनाइल कैटायन. परफेक्ट. एंड द लास्ट वन इज repulsion of other nucleophiles. Very good. Attacking nucleophiles. रिपल्शन ऑफ न्यूक्लियोफाइल्स. देखिए ये 4 रीजन हमें अंसनी ने बताए हैं. अब इसमें से एग्जाम में आपको चारों रीजन को एक्सप्लेन नहीं करना होगा. एग्जामिनर आपसे क्या पूछेगा, एग्जामिनर बोलेगा व्हाट आर द 4 रीजंस व्हाई हेलोएरीन्स डोंट गिव
न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। फिर आपको बोलेगा कोई भी दो एक्सप्लेन करो, ठीक है, तो कोई भी दो एक्सप्लेन करने का पूछेगा। चलो, तो मुझे सबसे पहले तो पहला रीजन या दूसरा रीजन किसी को जो भी आता है वो एक्सप्लेन कर दो। चलो, यस रिमन। रिमन यस मैम। बोलो। मैम इसमें एक फोर्थ रीजन आता है मेरे को। बोलो, क्या फोर्थ रीजन क्या है? मैम बेंजीन खुद एक न्यूक्लियोफाइल है मैम, उस पे वैसे न्यूक्लियोफाइल मतलब वैसे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है और उस पे न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेंगे तो मैम थोड़ा रिपल्जन होगा। वेरी गुड। सो फोर्थ रीजन रिमन ने बिल्कुल सही बताया है। बेंजीन रिंग इटसेल्फ इज अ न्यूक्लियोफाइल, तो दूसरा न्यूक्लियोफाइल जब उस पर अटैक करने आएगा तो क्या होगा? देयर इज अ पॉसिबल रिपल्शन बिटवीन दीज न्यूक्लियोफाइल्स। अब सेकंड फर्स्ट रीजन की हम बात करें तो आप फर्स्ट रीजन में पढ़ चुके हो कि उसमें क्लोरोबेंजीन में होता है रेजोनेंस। पहले तो ये 4 रीजन लिखने हैं, फिर कोई भी 2 रीजन या एक रीजन को एक्सप्लेन करना है। तो देखो, क्लोरोबेंजीन में आप शो करोगे कि क्लोरोबेंजीन में होता है रेजोनेंस, ड्यू टू विच, जो हम पढ़ चुके हैं, क्या होता है? पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, जो हमने डाइपोल मोमेंट फर्स्ट क्वेश्चन में पढ़ा था। सो वंस अगेन आपको यही चीज रिपीट करनी है यहाँ पे कि यहाँ पे सिंस देयर इज, देखो फिर ये सारे स्ट्रक्चर बनाने की जरूरत नहीं है। इफ दिस क्वेश्चन इज इन 2 मार्क्स तो सारे स्ट्रक्चर बनाने की जरूरत नहीं है, बट इफ इट इज इन 3 मार्क्स तो आपको स्ट्रक्चर भी ड्रॉ करने पड़ेंगे। इज दिस क्लियर? ओके, सो आप पहले तो इतना लिखोगे, देन यू विल राइट द रीजन। क्या लिखोगे? ड्यू टू रेजोनेंस, the CCl bond acquires partial double bond character। उसमें आ जाता है acquires partial double bond character, hence CCl bond becomes stronger and nucleophilic substitution is not possible at room temperature, hence CCl bond becomes stronger। ओके, आपको सिर्फ इतना बताना है कि ये बॉन्ड स्ट्रांग हो जाता है, इसलिए ये बॉन्ड टूटता इजीली टूटता नहीं है, ठीक है। सो सिर्फ इतना ही बताना है, हेंस CCl बॉन्ड बिकम्स स्ट्रॉन्गर एंड कैन नॉट ब्रेक इजीली। ठीक है, व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन? तो कोई भी देखो, जैसे कि मैंने बोला 2 रीजन को एक्सप्लेन कर देना एग्जाम में। हाइब्रिडाइजेशन के फॉर्म में अगर एक्सप्लेन करना हो तो यहाँ पे वापस लिखोगे दिस इज sp2 हाइब्रिड कार्बन, ठीक है। और हेलो अल्केन में जो होता है वो कार्बन कौन सा हाइब्रिडाइजेशन का होता है? इट इज sp3। sp2 कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन sp3, hence CCl bond length in chlorobenzene will be less than CCl bond length in chlorohexane, sorry, chloroalkene, ठीक है। वापस से बॉन्ड के स्ट्रेंथ के फॉर्म में ही आंसर लिखना है। तो द कीवर्ड ओवर हियर इज पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर एंड the CCl bond becomes stronger and hence cannot break easily, ठीक है। so these are the keywords। आपको सिर्फ यही शो करना है कि CCl bond easily नहीं टूटता, इसलिए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं होता। चलिए अंशुल आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन? Racemic mixture is optically inactive. वेरी Explain. गुड, आप ही लिखवा दीजिए। व्हाई racemic mixture is optically inactive? Ma'am, it is an equimolar mixture of enantiometric pairs. The rotation caused by one pair is cancelled by the rotation of the another pair. वेरी गुड। देखिए इसमें तो मुझे भी कीवर्ड्स भी लिखवाने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल परफेक्टली फॉर्म्ड आंसर। सी इट इज रेसिमिक मिक्सचर इज इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ एनांशियोमेरिक पेयर्स। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, रेसिमिक मिक्सचर इज अ इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ एनांशियोमर्स और एनांशियोमेरिक पेयर, जो भी आपको लगता है, ठीक है। फिर जैसे कि अंशुल ने बोला, optical rotation by one enantiomer will be cancelled out. Optical rotation of one enantiomer
will be cancelled out by another enantiomer. Optical rotation of another enantiomer, ठीक है, and that is why net rotation will become 0. Very good Anshul. तो बिल्कुल perfectly formed answer था, आपको as it is ही लिखना है, ठीक है, फिर ये लिख देना net rotation 0. चलिए अंशुल, what is the next question बेटा? Why does NO2 group show its effect only at ortho and para position and not at meta position in the nucleophilic substitution of haloarenes? Okay, very good. चलिए बताइए इसका रीजन, आपने किसी ने लिखा है वाई नाइट्रो ग्रुप जो है उसका इफेक्ट ओनली एट ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन पे होता है एंड नॉट एट मेटा पोजिशन. किसके केस में? जब आप हेलोएरिन्स की न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करते हो, ठीक है, तो जब आप न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करते हो तो क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल आपके कार्बन पे अटैक करता है. तो चलिए मैं उसका स्ट्रक्चर आपके लिए बना देती हूँ ताकि आंसर समझना आसान बन जाए. देखो न्यूक्लियोफाइल ने यहाँ पे अटैक किया तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ आ गई, तो यहाँ पे बना कार्ब एनायन, ठीक है, दिस इज नोन एज कार्ब एनायन. इसका मतलब हुआ जितनी भी हेलोएरिन्स की न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती हैं उसमें बनता है इंटरमीडिएट कार्ब एनायन, ठीक है. अब आप सोच सकते हो कार्ब एनायन का अगर मैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फर्दर बनाऊं तो नेगेटिव चार्ज कौन कौन से पोजीशंस पे आएगा? यस देव, नेगेटिव चार्ज कौन कौन से पोजीशंस पे आएगा? ऑर्थो पैरा ऑर्थो. वेरी गुड, ऑर्थो, फिर आ जाएगा पैरा, और फिर पैरा से वापस पे आ जाएगा ऑर्थो. वेरी गुड. सो बेसिकली द नेगेटिव चार्ज अपीयर्स एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन ओनली. तो सबको ये चीज क्यों मैंने बताई है, क्योंकि आप जो आंसर लिखोगे ना उसमें एग्जाम में आपको वो बड़ा वाला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने की जरूरत नहीं है जो नोट्स में दिया हुआ है, ठीक है. तो सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने की जरूरत नहीं है. व्हाट यू आर सपोज टू राइट वो मैं आपको बता देती हूँ. सी, आप इसके आंसर के फॉर्म में ये लिखोगे, आपका कीवर्ड क्या आना चाहिए? सबसे पहले तो इफ नाइट्रो ग्रुप इज प्रेजेंट एट ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन, एट ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन, इट स्टेबिलाइजेस, वो स्टेबिलाइज करता है, इट स्टेबिलाइजेस द रिजल्टेंट कार्ब एनायन, it stabilizes the resultant carb anion which is formed by the nucleophilic substitution, of haloarine. ओके, समझ में आया? अब यहाँ पे आपने जो लिखा ना it stabilizes, उसके आगे यहाँ पे जस्ट अ सेकेंड, उसके आगे यहाँ पे एक वर्ड लिख दो, बाय प्लस आर, रेजोनेंस इफेक्ट की वजह से स्टेबलाइज करेगा, सॉरी प्लस आर नहीं है, माइनस, गलती से प्लस लिख दिया, माइनस आर एंड माइनस आई. देखो मेरा इरेजर वर्क नहीं कर रहा है, खुद से लिख लो माइनस आर एंड माइनस आई, माइनस आर एंड माइनस आई इफेक्ट, ठीक है. तो यहाँ पे वो दो इफेक्ट से स्टेबलाइज करता है. देखो तुम जानते ही हो ऑलरेडी, अगर यहाँ पे नाइट्रो ग्रुप प्रेजेंट हुआ, देखो वो मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ कैसे. तुम्हें पता है नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, ये वाले कार्बन से तो ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ जाएंगे? नाइट्रोजन की तरफ. मतलब कौन सा इफेक्ट हुआ? माइनस आई इफेक्ट, ठीक है. अब बात करते हैं, क्योंकि नेगेटिव चार्ज इस कार्बन पे आता है, यहाँ पे देख सकते हो आप लोग रेजोनेंस इज पॉसिबल. देखो कैसे रेजोनेंस पॉसिबल हुआ, देखो यहाँ पे कॉन्जुगेशन आ जाएगा नेगेटिव, फिर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हुए तो ये ऑक्सीजन पे चला जाएगा चार्ज. इज दिस क्लियर? तो देखो रेजोनेंस से भी वो इलेक्ट्रॉन को रिंग से बाहर खींच रहा है, तो उसको बोलते हैं माइनस आर इफेक्ट. जब वो रेजोनेंस से खींचे इलेक्ट्रॉन को बाहर तो बोलते हैं माइनस आर इफेक्ट, और जब इंडक्टिव इफेक्ट से खींचते हैं तो बोलता है माइनस आई इफेक्ट, ठीक है. तो यहाँ पे दोनों इफेक्ट काम करेगी जब आपका नाइट्रो ग्रुप कौन से पोजीशन पे होगा? ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे.
ठीक है. So once again your answer should contain if nitro group is present at ortho and para position, it stabilizes by minus R and minus effect, it stabilizes the resultant carb anion. तो ये एंटर कर देना वर्ड कहाँ पे, by minus R and minus I effect, which is formed by nucleophilic substitution of halorine. अब आप लिखोगे but in case of meta isomer, but if nitro group is present at meta position, अगर वो मेटा पोजिशन पे प्रेजेंट है, then it stabilizes carb anion, then it stabilizes carb anion by only minus I effect. तब आपको लिखना है सिर्फ I effect से वो स्टेबलाइज करता है. ओके, अब इसका नेट कंक्लूजन क्या निकला कि कार्ब एनायन, फाइनल कार्ब एनायन of ortho and para nitrohaloarine, ortho and para nitrohaloarine is more stable than carb anion of meta nitrohaloarine. Is this clear? फाइनल कंक्लूजन हमने ये निकाला. देखो ऑर्थो पैरा पे 2 इफेक्ट काम कर रही थी, मेटा पे सिर्फ एक इफेक्ट काम कर रही थी, इसलिए इसका कार्ब एनायन ज्यादा स्टेबल है, और जिसका कार्ब एनायन ज्यादा स्टेबल होगा वो फास्ट रिएक्शन देगा. इज दिस क्लियर? समझ में आ गया? पक्का? सो दीज आर द 3 थिंग्स विच यू आर सपोज टू राइट इन योर आंसर. अगर आपने वो बड़ा वाला नोट्स में जो दिया है स्ट्रक्चर वो नहीं बनाया तो चलेगा, पर ये 3 वर्ड्स, ये 3 स्टेटमेंट्स आने चाहिए आपके आंसर में. क्लियर? चलिए लेट्स मूव अहेड, आगे बढ़ते हैं. व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन? Yes, Anshul, what is the next question? Although chlorine is an electron withdrawing group, yet it is ortho-para directing in electrophilic aromatic substitution reactions. Why? Okay, तो सबसे पहले तो देखो आपको बोला गया है इट इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, तो होना चाहिए था मेटा डायरेक्टिंग, पर होता है ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग. ऐसा क्यों? तो इसके आंसर में बेटा आपको सिंपली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करके आने हैं. जब आप इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे तो आप दिखाओगे कि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे आता है, हेंस ड्यू टू रेजोनेंस इफेक्ट. ठीक है, हेंस ड्यू टू प्लस आर इफेक्ट. देखो जब कोई भी ग्रुप बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन डोनेट करे थ्रू रेजोनेंस तो उसको बोलते हैं प्लस आर इफेक्ट. अगर कोई भी ग्रुप बेंजीन रिंग में से रेजोनेंस के थ्रू इलेक्ट्रॉन बाहर निकाले, जैसे कि नाइट्रो ग्रुप था, तो उसको बोलते हैं माइनस आर इफेक्ट. यहाँ पे कौन सा इफेक्ट होता है? प्लस आर. ठीक है, तो आप सबसे पहले तो इसके आंसर में क्या करोगे, सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करके आओगे, फिर आप लिखोगे कि ड्यू टू द प्लस आर इफेक्ट, ड्यू टू द प्लस आर इफेक्ट the negative charge comes on ortho and para position. Okay, hence it is ortho and para directing. बस इतना लिख के आना. Done? Yes, Anshul, what is the next question? Why is sulfuric acid not used during the reaction of alcohols with Ki? Okay, so देखिए जब आप अल्कोहल का रिएक्शन अंशुल Ki के साथ करते हो क्या बनता है बेटा? KHSO4 plus HI. नहीं, हाँ मतलब बेसिकली तुमने ये यहाँ पे H2SO4 चलो लिख देते हैं ताकि तुम्हारा क्वेश्चन सही हो जाए. हाँ अब बोलो. R क्या बनेगा? RHSO4 plus HI. बेटा दिस इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, सिंपल. तो देखो आपका जो OH है वो किससे रिप्लेस हो जाएगा? आयोडीन से. सो यू विल गेट Ri प्लस KHSO4 प्लस वाटर. दिस इज द फाइनल इक्वेशन. अब ध्यान सबका स्क्रीन पे, यहाँ पे जब तक I माइनस नहीं होगा तब तक वो अल्काइल ग्रुप पे अटैक नहीं करेगा, राइट? पर ध्यान से सुनिएगा, सल्फ्यूरिक एसिड इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. तो सबसे पहला इक्वेशन जो तुम्हें एग्जाम में लिखना है वो ये लिखना है. देखो आप एरो के ऊपर सल्फ्यूरिक एसिड नहीं लिखोगे, यू विल सिंपली राइट डायरेक्टली ROH प्लस KI gives Ri plus H2O, सॉरी KOH. सिंपली पहले ये इक्वेशन लिखो, ठीक है? फिर आप लिखोगे इन ऑर्डर
to form iodoalkane, in order to form iodoalkane, सॉरी हाँ, ये आंसर ही कैंसिल कर दो, सिर्फ कीवर्ड्स ही लिखते हैं. चलिए, H2SO4 is an oxidizing agent. सीधा कीवर्ड. H2SO4 is an oxidizing agent. It oxidizes sorry, it oxidizes I minus का ऑक्सीडेशन कर देता है in I2. Hence iodoalkane cannot be formed. Iodoalkanes cannot be formed. वो बनते ही नहीं है. And that is why we don't use sulfuric acid for this reaction. ये आपका कीवर्ड है. कौन सा? It is an oxidizing agent and it oxidizes I minus into I2. Okay? Yes. नैवेद्य, क्या पूछना है बेटा आपको? मैम वो मेरी मीटिंग है मैथ्स की, मैं लीव हो जाऊं? हाँ हाँ, यस, वेरी गुड देव. Okay, इसीलिए हम इसकी जगह पे क्या यूज करते हैं? सल्फ्यूरिक एसिड की जगह पे H3PO4. क्यों? क्योंकि इट इज नॉट एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. यहाँ पे आप देखो, इस रिएक्शन के लिए ना सल्फ्यूरिक एसिड यूज कर सकते हो ना नाइट्रिक एसिड यूज कर सकते हो, क्योंकि ये दोनों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है. वो I माइनस को I2 में ऑक्सीडाइज कर देंगे, तो आयोडोअल्केन बनेगा ही नहीं. ठीक है, चलो, व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन अंशुल? Yes, Anshul, what is the next question? Alcohols are comparatively more soluble in water than hydrocarbons of comparable molecular masses. Okay. Explain this fact. Okay, I need answer from Hinal Mistry. Hinal, why alcohols are more soluble than hydrocarbons? Hinal? Hinal, कोई बात नहीं बेटा, चैट बॉक्स में आंसर डाल दो. Okay. Pratiksha. Pratiksha, why alcohols are more soluble than hydrocarbon? Pratiksha? Yes, ma'am. Why alcohols are more soluble than hydrocarbon? मैम हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है इसलिए. किसके बीच में? मतलब अल्कोहल्स में होता है तो फिर वो सॉल्युबल होता है वाटर में. वेरी गुड. अल्कोहल्स कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड, और हाइड्रोकार्बन बना सकते हैं. हाइड्रोकार्बन बना सकते हैं प्रतीक्षा? आई गेस प्रतीक्षा वापस म्यूट पे चली गई. यस प्रतीक्षा, क्या हाइड्रोकार्बन बनाएंगे? नहीं मैम. ओके, सो देखिए, आपको सबसे पहले तो क्या करना है, इस क्वेश्चन के आंसर में लिखना है, जैसे कि प्रतीक्षा ने बताया, इट कैन फॉर्म इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग विथ वाटर मॉलिक्यूल. पर अगर आपने स्ट्रक्चर्स नहीं शो किए तो आपके मार्क्स कटेंगे. सो यू आर सपोज टू शो कि कैसे इनके बीच में इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है. तो सबसे पहले तो आप अल्कोहल ड्रॉ करेंगे, फिर आप वाटर ड्रॉ करेंगे उसके बाजू में, फिर आप यहाँ पे शो करेंगे दिस इज माइनस डेल्टा चार्ज, यहाँ पे प्लस डेल्टा चार्ज. तो देखिए, इसके बीच में होता है अट्रैक्शन फोर्स, जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग. ठीक है, तो सब लोगों को पहले तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करके आनी है एग्जाम के अंदर. ठीक है, सो फिर हम आंसर में लिखेंगे अल्कोहल्स कैन फॉर्म. कोई बता सकता है ये कौन से टाइप की हाइड्रोजन बॉन्डिंग है? कौन से टाइप की, इंट्रा की इंटर? यस रिमन, ये कौन से टाइप की हाइड्रोजन बॉन्डिंग है? इंटर. Intermolecular, very good. So alcohols can form intermolecular hydrogen bonding with water molecule. Hence they are soluble in water. While hydrocarbons cannot form hydrogen bonding. ओके, तो सबसे पहले तो आपको इतना ही लिखना है कि ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म कर सकता है, फिर आपको डायग्राम बना के आना है, फिर आपको लिखना है कि
इसमें बनता है इंटरमोलिकुलर H बॉन्डिंग, पर हाइड्रोकार्बन्स में नहीं बनता, एंड दैट इज व्हाई अल्कोहल्स आर मोर soluble in water. Okay, Anshul, what is the next question? Yes, Anshul, बोलिए. While separating a mixture of ortho and para-nitrophenols by steam distillation, name the isomer which will be steam volatile. Give reason. अंशुल, आपने इसका आंसर क्या लिखा है? There is intramolecular hydrogen bonding present in orthonitrophenol, while para has intermolecular hydrogen bonding. So para-nitrophenols have high boiling point and melting point. Therefore, orthonitrophenol will be steam volatile. वेरी गुड, परफेक्ट. देखिए अंशुल ने बिल्कुल सही आंसर बताया है. सबसे पहले तो आपको लिखना है कि ऑर्थो आइसोमर जो है इट इज स्टीम वॉलेटाइल. तो आपको अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो पहले दोनों के स्ट्रक्चर बनाने हैं आपको, ठीक है. फिर आप नीचे लिखोगे, अरे यार, आप इसके फिर नीचे लिखोगे सीधा, orthonitrophenol is steam volatile. Orthonitrophenol is steam volatile. फिर अंशुल ने उसका रीजन दिया था हमें why it is steam volatile. तो आपको उसका हाइड्रोजन बॉन्डिंग का टाइप लिखना है. क्या टाइप लिखोगे? ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में क्या होता है यहाँ पे? इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग. देखो आपको ऐसे शो करना है, ठीक है. अगर हो सके तो ऐसे शो करके आओ कि दिस इज फॉर्मिंग इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है. यहाँ पे लिखो ऑर्थो के अंदर इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग. वाइल पैरा के अंदर क्या होता है? अंशुल ने अभी अभी बताया, इट फॉर्म्स इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग. मतलब दो पैरा मॉलिक्यूल्स के बीच में होती है इंटरमोलिकुलर, और ऑर्थो के बीच में होता है इंट्रामोलिकुलर. तो ऑब्वियस सी बात है, जो इंटरमोलिकुलर बॉन्ड बनाएगा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा रहेगा क्योंकि वो दूसरे मॉलिक्यूल से कनेक्टेड है, और जो इंट्रा बनाएगा वो दूसरे मॉलिक्यूल से कनेक्टेड नहीं है, मतलब वो इजीली वेपराइज हो जाएगा, पर जो कनेक्टेड है वो इजीली वेपराइज नहीं होगा, ठीक है. सो योर आंसर शुड कंटेन ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल इज स्टीम वॉलेटाइल. फिर आप लिखोगे बिकॉज इन ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल intramolecular hydrogen bonding is formed. Intramolecular H bonding is formed, while in para-nitrophenol intermolecular, इंट्रा की जगह पे intermolecular H bonding is formed. फिर अंशुल ने जैसे बोला वैसे ही आपको लिखना है, हेंस ऑर्थो आइसोमर ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल हैज लोअर बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है. चलो परफेक्ट. अंशुल, व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा? Explain how does the OH group attached to the carbon of benzene ring activate it towards electrophilic substitution. Okay, चलिए परफेक्ट. मुझे इसका आंसर कौन देगा? यस, वेरी गुड. हंसिनी बताइए. OH ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है. वाह हंसिनी, वेरी गुड. OH ग्रुप इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप. तो उससे क्या होता है बेटा? कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पॉसिबल हो जाएगा. परफेक्ट. तो जैसे हंसिनी ने हमें बताया, आप लिखोगे यहाँ पे OH ग्रुप इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ड्यू टू विच इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन बेंजीन रिंग विल इंक्रीज. सो लिखना है क्या? OH ग्रुप, पहले तो शुरुआत करनी है, OH ग्रुप इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, EDG, ठीक है. फिर आप लिखोगे हेंस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन बेंजीन रिंग increases due to रेजोनेंस की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन रिंग पे बढ़ जाती है. हेंस इट एक्टिवेट्स द बेंजीन रिंग टुवर्ड्स
किसकी तरफ? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर शो करके आने, अगर वो नहीं दिखाया तो आप कैसे प्रूव करोगे कि बेंजीन रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है? तो यहाँ पे सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बना के आने। Okay, so form all the resonating structures and then write these statements कि ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, बेंजीन रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को रेजोनेंस के थ्रू बढ़ा देता है एंड हेंस उसको एक्टिवेट कर देता है टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, वेरी गुड। चलिए अंशुल, व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन? Preparation of ethers by acid dehydration of secondary or tertiary alcohol is not a suitable method. वेरी गुड। इस क्वेश्चन के आगे स्टार मार्क कर दीजिएगा, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्यों सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल का डिहाइड्रेशन जब करते हो तो उससे ईथर नहीं बनता, पर जब प्राइमरी अल्कोहल का डिहाइड्रेशन करते हो तो ईथर बनता है। ठीक है, सो राइट डाउन द आंसर टू दिस क्वेश्चन, क्योंकि नोटबुक में और नोट्स के अंदर बहुत बड़ा दिया हुआ है। आपको सिर्फ एग्जाम में क्या इस क्वेश्चन के आंसर में लिख के आना है, लिखिए। आपको सिंपली लिखना है द फॉर्मेशन ऑफ, मैंने कल थर्सडे की क्लास में इसका मैकेनिज्म पढ़ाया था, द फॉर्मेशन ऑफ ईथर फ्रॉम अल्कोहल, formation of ether from alcohol by dehydration, मैंने आपको बोला था वो कौन सा मैकेनिज्म फॉलो करता है? SN2 मैकेनिज्म, वो SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करता है। ओके, तो अगर SN2 मैकेनिज्म फॉलो होता है, आपको याद है ना पहले स्ट्रक्चर में आप क्या कर रहे थे? प्रोटोनेटेड अल्कोहल बना रहे थे। ठीक है, फिर वो प्रोटोनेटेड अल्कोहल के ऊपर दूसरा अल्कोहल मॉलिक्यूल बैक साइड से अटैक कर रहा था, याद आया? ये बैक साइड से अटैक करता है आपके कार्बन एटम के ऊपर और यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल का एलिमिनेशन हो जाता है। ठीक है, ये याद आया? तो SN2 अटैक होता है हमेशा। तो SN2 अटैक होता है तो सोचो अगर तुम्हारा ये ग्रुप बल्कि ग्रुप हुआ तो क्या SN2 अटैक इजीली होगा? नहीं होगा, राइट? वेरी गुड। तो याद रखना है कि it follows SN2 mechanism, hence the carbon atom or लिख लो directly, hence the alkyl group should be sterically less hindered, hence the alkyl group should be sterically less hindered, वो less hindered होना चाहिए। but in case of secondary and tertiary alcohol, the bulky alkyl groups bulky होते हैं, the bulky alkyl groups prevents the SN2 attack, वो क्या करते हैं? SN2 अटैक को प्रिवेंट कर देते हैं, prevents SN2 attack, hence elimination predominates substitution, for secondary and tertiary alcohol। डोंट वरी, फिर से लिखवाती हूँ, बहुत सिंपल है। आपको सिर्फ इतना लिखना है कि ये जो फॉर्मेशन होता है ऑफ ईथर फ्रॉम अल्कोहल, अल्कोहल में से जो ईथर हम बनाते हैं वो SN2 मैकेनिज्म से बनाते हैं, तो अल्काइल ग्रुप का स्टेरिकली लेस हिंडर्ड होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो अगर हम सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल की बात करें तो दे आर नॉट स्टेरिकली हिंडर्ड। अगर स्टेरिकली हिंडर्ड नहीं है तो अटैक प्रिवेंट होता है, SN2 अटैक प्रिवेंट होता है, मतलब एलिमिनेशन जो है वो प्रीडोमिनेट कर जाता है सब्स्टिट्यूशन को। तो इंस्टेड ऑफ गेटिंग ईथर आपको हर बार क्या मिलेगा? अल्कीन। एलिमिनेशन से हमेशा क्या मिलता है? अल्कीन। इज दिस क्लियर? समझ में आया सबको? ओके, यस। व्हाट इज योर क्वेश्चन रिमन? मैम वो पहले का होगा शायद। अच्छा, ओके। प्रतीक्षा, व्हाट इज योर क्वेश्चन? मैम आपने वो स्टार्टिंग में वो थोड़ा स्ट्रक्चर से समझाया था, वो एक और बार समझाया। हाँ बेटा, वो स्ट्रक्चर तो तुम्हें याद नहीं रखना है, वो ड्रॉ नहीं करना है, तुम्हें सिर्फ इसके आंसर में इतना ही लिखना है। ठीक है, वो स्ट्रक्चर तो मैंने कल थर्सडे के क्लास में अगर आप आए थे तो मैंने मैकेनिज्म समझाया था, वो बता रही थी। मैम मतलब मुझे वो बीच का मतलब वो
लेस हिंडर वाला समझ नहीं आया। देखो, तुम पढ़ चुके हो कि SN2 मैकेनिज्म में ट्रांजिशन स्टेट बनता है, राइट? बैक साइड से हाँ, yes, अटैक ma'am. होता है, ये पढ़े हुए हो कि नहीं? बैक साइड से अटैक होता है, राइट? Yes, तो अगर ma'am. ये मॉलिक्यूल अल्कोहल मॉलिक्यूल उसके ऊपर बैक साइड से अटैक करेगा और यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है? तो सोचो ये अटैक कब इजीली कर पाएगा? SN2 अटैक, बैक साइड अटैक, जब ये क्या होगा? स्टेरिकली लेस हिंडर्ड। मतलब Yes, आप ma'am. पढ़े हो ना, SN2 में प्राइमरी सबसे ज्यादा फास्ट रिएक्ट करता है, फिर सेकेंडरी, फिर Yes, टर्शरी, ma'am. ठीक है? तो याद रखना कि यहाँ पे अटैक SN2 होता है, मतलब प्राइमरी विल रिएक्ट फास्टेस्ट, फिर सेकेंडरी, फिर टर्शरी, Yes, ma'am. ठीक है? एंड स्टेरिकली लेस हिंडर्ड का मतलब होता है उस पे बल्कि ग्रुप्स कम है। Yes, चलिए ma'am. अंशुल, व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन? Phenol is more acidic than alcohol. ओके, आई Explain. नीड आंसर फ्रॉम हंसिनी। हंसिनी मुझे ये इसका आंसर देगी, भले उसने हैंड रेज नहीं किया है। हंसिनी, व्हाई फिनॉल इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल? सॉरी, अल्कोहल नहीं, वाटर दिया है ना अंशुल? Alcohol. ओके, Phenol अल्कोहल। is more acidic than alcohol. ओके, हंसिनी आंसर लिखवाओ, व्हाई फिनॉल इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल? Due to resonance, the electron density on benzene will increase और हाइड्रोजन निकलने के चांसेस बढ़ जाएंगे, तो वो ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा अल्कोहल से। चलिए सब लोग स्क्रीन पे देखेंगे। आपको इसका आंसर देना हो, हंसिनी ने जैसे बताया वैसे भी दे सकते हो, पर वो बहुत लंबा हो जाएगा, आपको सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने पड़ेंगे। पर आप उसका आंसर इस तरीके से भी दे सकते हो। देखिए, फिनॉल में से जो कॉन्जुगेट बेस बनता है उसको बोला जाता है फिनॉक्साइड आयन, ठीक है? सो फिनॉल का कॉन्जुगेट बेस हो गया फिनॉक्साइड आयन एंड H+ इज एलिमिनेटेड। अब अल्कोहल की बात करें तो अल्कोहल का जो कॉन्जुगेट बेस का मतलब क्या होता है? किसी भी स्पीशीज में से H+ हटा दो तो क्या बनेगा? अल्कोक्सी आयन प्लस H+। इज दिस क्लियर? सबको समझ में आ रहा है? फिनॉल का कॉन्जुगेट बेस फिनॉक्साइड और अल्कोहल का कॉन्जुगेट बेस अल्कोक्साइड, ठीक है? अब आपको लिखना है इन फिनॉक्साइड आयन रेजोनेंस, और यू कैन राइट फिनॉक्साइड आयन इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, उसमें रेजोनेंस पॉसिबल है, ठीक है? फिनॉक्साइड आयन इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, हेंस conjugate base of phenol is more stable than conjugate base of alcohol। और हम पढ़ चुके हैं जितना conjugate base ज्यादा stable उतना acid ज्यादा strong। समझ में आया? तो आपको एग्जाम में पहले तो ये दो इक्वेशन लिखने हैं, फिनॉल में से फिनॉक्साइड, अल्कोहल में से अल्कोक्साइड, और फिर आप लिखोगे फिनॉक्साइड आयन इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, hence conjugate base of phenol or phenoxide ion is more stabilized than alkoxide ion, and hence phenol is a stronger acid, phenol is stronger acid than alcohol। सिंपली इतना लिखना है। ओके, इज दिस क्लियर? यस यस, प्रतीक्षा क्या पूछना है? मैम वो कोई डाउट नहीं है, पर वो उसके पहले वाला आंसर एक बार दिखाओ ना, वो स्क्रीनशॉट लेना। एक सेकेंड ना, ये लो। ओके, तब तक देव क्या पूछना है आपको? मैम वो पहले आंसर देने के लिए रेज हैंड किया था। अच्छा, ओके ओके, चलिए हो बाकी गया मैम। अक्षी क्या पूछना है? आंसर के लिए रेज हैंड। ओके ओके, ठीक है, चलिए ग्रेट। तो अब अक्षी आप बता दीजिए हमें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसके बाद वाला, फिनॉल और व्हाई फिनॉल इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन अल्कोहल, उसके बाद Explain why is orthonitrophenol more acidic than the orthomethoxy? 1 second. ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल इज मोर एसिडिक देन ऑर्थोमेथॉक्सीफिनॉल। वेरी गुड। चलिए इसका आंसर क्या लिखोगे? आपने क्या लिखा है अक्षी? मैम मैंने लिखा नहीं है, लेकिन हाँ बताओ, जो भी आता है बताओ। मैम जब ऑर्थो पोजीशन पे होगा, दोनों में ऑर्थो पोजीशन पे ही है बेटा।
मैम दोनों में है, पर उसमें जो नाइट्रो ग्रुप है दैट विल बी। हाँ बोलो, बराबर बोल रहे हो, बोलो। मैम आई एम नॉट श्योर लाइक कैसे एक्सप्लेन ओके, यक्ष आप आंसर देना चाहोगे इस क्वेश्चन का? व्हाई नाइट्रोफिनॉल इज मोर एसिडिक देन मिथॉक्सिफिनॉल? यक्ष। ओके, ईशान खंडेलवाल, ईशान आपको ये आंसर आता है बेटा? ईशान? ओके, ये सारे बच्चे कैमरा ऑन नहीं करते हैं और फिर बस कहीं चले जाते हैं। प्रतीक्षा और लवी आप आंसर देना चाहोगे बेटा इस क्वेश्चन का? मैम मुझे भी बस इतना ही पता है कि नाइट्रो ग्रुप की वजह से ज्यादा वो एसिडिक होता है। ओके, नो प्रॉब्लम। एनीवन? यस, और भी कोई है जो बताना चाहेगा? हमारे साथ पालड़ी ब्रांच से हर्ष है। हर्ष आप बताना चाहोगे बेटा? चलिए, ऐसा होगा कि नाइट्रो ग्रुप दैट इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, यस डेंसिटी उस पे कम हो जाएगी। वेरी गुड, अभी आप सही बोल रहे हो। सी, आपको इसके आंसर में सिंपली इतना लिखना है, यहाँ पे लिखोगे नाइट्रो ग्रुप इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। अगर वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है तो ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी। सो यू विल राइट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन ऑक्सीजन एटम क्या हो जाएगा, क्योंकि ये विड्रॉ करेगा, देखो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपने तरफ खींचेगा, तो ये जो आपका ऑक्सीजन है उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच जाएगी, तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई। सो OH बॉन्ड पोलैरिटी इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि OH बॉन्ड अब ज्यादा पोलर बन गया, हेंस एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, सो प्लीज कीप दिस इन माइंड, ये सारे कीवर्ड्स हैं। इस साइड पे आप लिखोगे मिथॉक्सी ग्रुप is donating group, electron donating group, hence electron density on oxygen atom यहाँ पे कम हो रहा था, यहाँ पे उल्टा हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि ये डोनेट करेगा तो ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी। हेंस पोलैरिटी ऑफ OH बॉन्ड उल्टा डिक्रीजेस, और जितना OH बॉन्ड का पोलैरिटी कम होगा उतना H+ का रिलीज डिफिकल्ट होगा। सो रिलीज ऑफ H+ इज डिफिकल्ट, हेंस इट इज अ वीक एसिड। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिखोगे रिलीज ऑफ H+ बिकम्स इजी, यहाँ पे लिखोगे रिलीज ऑफ H+ बिकम्स डिफिकल्ट। ठीक है, तो दीज आर द कीवर्ड्स। देखो ये आना चाहिए, एक तो विड्रॉइंग ग्रुप है कि डोनेटिंग ग्रुप, फिर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन पे बढ़ जा रही है कि कम हो रही है, और तीसरा OH बॉन्ड की पोलैरिटी कम हो रही है कि बढ़ रही है, फिर H+ का रिलीज इजी है कि डिफिकल्ट है। ठीक है, चलो ये 4 कीवर्ड्स आने चाहिए आंसर में। अभी देखिए आपका 4th असाइनमेंट जो आएगा दैट विल आल्सो कैरी दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस ओनली, इसमें इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे, पर ये इस चैप्टर के क्वेश्चन थे, चैप्टर 10 एंड 11 के। इसके बाद 12 और 13 के क्वेश्चन आएंगे असाइनमेंट 4 में। फिर आपको दिवाली के बाद वापस से होमवर्क मिलेगा जिसमें हम डालेंगे विच विल रिएक्ट फास्टर, जो आप पढ़ चुके हो ना, SN1 कौन फास्ट देगा, SN2 कौन फास्ट देगा, इस टाइप के क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि आपने ये सारे चैप्टर पढ़े हुए हैं, हम वो अज्यूम करके आपको ये टॉपिक वाइज रिवीजन दे रहे हैं। अगर अभी तक नहीं पढ़ा है, यू हैव दिवाली वेकेशन सिंस दिस इज 12th, प्लीज सिर्फ दिवाली के कुछ दिन एंजॉय कर लो, बट डोंट फॉरगेट योर 12th। अगर सपोज ये कोविड सिचुएशन नहीं होती, सब चालू होता, तो आप भी जानते हो कि आप खुद भी पढ़ रहे होते, क्योंकि आपको पता है इसके बाद आपकी प्री बोर्ड शुरू हो जाएंगी, क्योंकि स्कूल वाले डिले नहीं करेंगे, हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा बोर्ड्स वाले डिले कर रहे हैं, ठीक है, पर स्कूल वाले डिले नहीं करेंगे, वो तो सिलेबस भगा के तुरंत प्री बोर्ड शुरू कर देंगे, और जितना आपके कम मार्क्स आएंगे आपका कॉन्फिडेंस पे इफेक्ट होता है। ठीक है, तो अपने को वो कॉन्फिडेंस पे इफेक्ट नहीं लेके आना है, जितना हो अच्छे से पढ़ो। चलो, what is the next question? I need answer from Anshul. Anshul, what is the next question beta? Boiling point of ethanol is higher than methoxymethane. Why? Okay, boiling point of ethanol मतलब CH3 CH2OH
is higher than ethoxy ethane बोला आपने कि methoxymethyl? Methoxymethane. Okay. What is the reason, Anshul? Ma'am, because ethanol undergoes intermolecular hydrogen bonding due to the presence of OH group. Very good. Therefore, extra energy is required to break this hydrogen bond, whereas methoxymethane does not go hydrogen bond. Very good. तो अंशुल ने जैसे कि बताया बिल्कुल वही आंसर लिखना है. इथेनॉल मॉलिक्यूल अंडरगोज intermolecular hydrogen bonding, while methoxymethane has dipole forces of attraction. Now, since hydrogen bonding is stronger than dipole forces, ये फोर्स ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं एज कंपेयर टू डाइपोल फोर्स, हेंस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इथेनॉल इज मोर देन methoxymethan. वेरी गुड अंशुल. देखिए अभी धीरे धीरे सारे कीवर्ड सीख गए हो आप लोग. चलिए मूव अहेड. अंशुल, व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन? Orthonitrophenol has lower boiling point than paranitrophenol. ये हमने कर लिया, राइट? ऑर्थोनाइट्रो में कौन से टाइप की बॉन्डिंग होती है? इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग. पर पैरा कौन सा होता है? इंटरमोलिकुलर. एंड दैट इज व्हाई ऑर्थो का बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, जो हमने स्टीम वॉलेटाइल वाला एग्जांपल किया था. दैट इज द सेम क्वेश्चन. ठीक है, चलिए अंशुल, व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन उसके बाद वाला? Why has phenol higher boiling point than toluene? ओके, इसका आंसर क्या लिखोगे अंशुल आप? फिनॉल का बॉइलिंग पॉइंट. देखो बॉइलिंग पॉइंट के बेटा जो भी आंसर हो सीधा किसके ऊपर तुम जाओगे? इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन पे. कहीं पे भी बॉइलिंग पॉइंट का आंसर दिखे तो आपको सीधा क्या मेंशन करना है? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन. जितना इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग उतना बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा. दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शन. ठीक है, याद रखना. जितना बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा अगर है तो इसका मतलब यही होता है कि उसमें कोई ज्यादा स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है. तो देखो फिनॉल के अंदर क्या होगा? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन डायरेक्टली अटैच टू ऑक्सीजन, इनके बीच में कौन सी बॉन्डिंग होगी? इंटरमॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन सकती है. ठीक है, तो अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आए तो जैसे कि अंशुल ने पहले वाले क्वेश्चन में बताया था कि वहाँ पे अल्कोहल में होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो वो शो करना है. ठीक है, डोंट फॉरगेट टू शो दी हाइड्रोजन बॉन्डिंग. डायग्राम बना के आओ, उससे इंप्रेशन ज्यादा पड़ता है और रिजल्ट मिलने के चांसेस ज्यादा है. मतलब वो कहीं पे आपका एक मार्क काट रहा होगा, यहाँ पे नहीं काटेगा वो. ठीक है, तो यहाँ पे भी आपको शो करके आना है हाउ दी इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज फॉर्म. देखिए यहाँ पे आप सिंपल इसके बीच में शो करोगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो आप सिंपल यहाँ पे डॉट डॉट बना लो. सो दिस शोज इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग. ओके, बट टॉल्यूइन के केस में क्या होगा? इट इज अ नॉन पोलर मॉलिक्यूल, तो इसमें होगा वान डर वाल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन. अब आप जानते हो इंटरमॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग इज स्ट्रॉन्गर, और जितना बॉन्ड स्ट्रॉन्ग उतना बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा. ठीक है, तो आपके आंसर में आना चाहिए कि फिनॉल कैन फॉर्म इंटरमॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग while toluene has weak van der Waals forces. Hence, boiling point of phenol is more than toluene. Okay, चलिए अंशुल, what is the next question? Why is plus minus butane 2-ol optically inactive? Why plus or minus? Butane 2-ol is optically inactive. Okay, कौन लिखवाएगा मेरे को इसका आंसर? अंशुल से नहीं चाहिए, अंशुल ने 2 बॉइलिंग पॉइंट के आंसर दे दिए. ब्यूटेन 2-ol, व्हाई इट इज ऑप्टिकली इनएक्टिव? वैसे तो क्या होना चाहिए? देखो ब्यूटेन 2-ol है, सो उसका स्ट्रक्चर बनेगा CH2 CH2 CH3 CH2OH. तो है तो ये कायरल कार्बन, तो होना चाहिए था ऑप्टिकली एक्टिव, पर फिर भी ये क्यों ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है? यस देव, व्हाई इट इज ऑप्टिकली इनएक्टिव? मैम क्योंकि ये एक रेसिमिक मिक्सचर है जिसके अंदर इक्विमोलर इनवर्स मिक्सचर और रिटेंशन है, तो वो दोनों एक दूसरे के रोटेशन को कैंसिल आउट कर देते हैं, इसलिए नेट रोटेशन 0 हो जाता है. परफेक्ट. अभी भी देव आपके कीवर्ड्स में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, प्लीज लिख के करना. ठीक है, अब तो एग्जाम खत्म हो चुकी है स्कूल की. अब देखो परफेक्ट आंसर, देखो आपको प्लस और माइनस का साइन आगे दिख रहा है, इट इंडिकेट्स दैट दिस इज अ रेसिमिक मिक्सचर. प्लस और माइनस का साइन इंडिकेट करता है दिस इज अ रेसिमिक मिक्सचर.
फिर वापस अंशुल ने जो आंसर दिया था वही रिपीट करना है. इट इज इक्वीमोलर मिक्सचर ऑफ बोथ एनंशियोमर्स. ठीक है, इसमें इक्वीमोलर मिक्सचर होता है ऑफ बोथ एनंशियोमर्स. फिर आप लिखोगे once again the optical rotation of one enantiomer is cancelled by the optical rotation of other enantiomer, hence the net rotation is 0. ठीक है, सिर्फ इसका कीवर्ड क्या था कि ब्यूटेन 2-ol प्लस और माइनस इंडिकेट्स रेसमिक मिक्सचर. ठीक है, चलिए लेट्स मूव अहेड. अंशुल, व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन? Dipole moment of phenol is smaller than that of methanol. Why? ओके, परफेक्ट. चलिए इसका आंसर मुझे कौन देगा? व्हाई फिनॉल का डाइपोल मोमेंट इज लेस? हंसिनी, फिनॉल का डाइपोल मोमेंट कम क्यों होता है अल्कोहल के डाइपोल मोमेंट से? हंसिनी? क्योंकि इसमें रेजोनेंस होगा तो पार्शियल डबल बॉन्ड आएगा. वेरी गुड. इसके अंदर रेजोनेंस पॉसिबल होगा, फिनॉल के अंदर. वेरी गुड. देखिए जैसे क्लोरोबेंजीन में किया था ना, वैसे ही यहाँ पे लगाओ. वहां पे क्या कीवर्ड यूज किया था? ड्यू टू कॉन्जुगेशन ऑफ लोन पेयर ऑन ऑक्सीजन एटम. वहां पे हमने लिखा था ड्यू टू कॉन्जुगेशन ऑफ लोन पेयर ऑन क्लोरीन एटम. यहाँ पे OH में ऑक्सीजन एटम. once again, due to conjugation of lone pair on oxygen atom with benzene ring, the lone pair, it takes part in resonance. वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करती है. hence it acquires, जैसे कि अंसिनी ने बताया, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर. तो आपको लिखना है the carbon oxygen bond acquires partial double bond character. ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, partial double bond character in phenol. ठीक है, तो फिनॉल में उसका CO बॉन्ड का जो कैरेक्टर है वो पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर बन जाता है. तो इसकी वजह से आप क्या लिखोगे? द CO बॉन्ड इन फिनॉल. फिनॉल के अंदर ये जो CO बॉन्ड होता है, इट इज मोर स्ट्रॉन्गर देन CO बॉन्ड इन मीथेनॉल और अल्कोहल. और अगर ये ज्यादा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है तो उसका बॉन्ड लेंथ छोटा होता है. तो हमने पढ़ा है डाइपोल मोमेंट इज इक्वल टू क्या होता है? चार्ज इनटू डिस्टेंस. तो जितना डिस्टेंस कम उतना डाइपोल मोमेंट कम. ठीक है, वही वर्ड्स जो क्लोरोबेंजीन और साइक्लोक्लोरोहेक्सेन में लगाए थे, वही वर्ड्स फिनॉल और अल्कोहल में लगाने. सिंपली लिखना है कि यहाँ पे कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड जो है वो पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर एक्वायर करता है, जैसे वहां पे कार्बन क्लोरीन बॉन्ड कर रहा था. ठीक है, and hence CO bond in phenol is much more stronger than CO bond in alcohol. Hence bond length of CO bond in phenol is lower than that of alcohol. ठीक है, चलिए अंशुल, what is the next question? Alcohols are easily protonated in comparison to phenols. Explain. Yes, alcohols are easily Protonated. in comparison to Phenols. तो फिनॉल क्या होता है? देखो अभी ये मैं नहीं पढ़ाऊंगी, ये तो तुम्हें पता होना चाहिए. फिनॉल आर मोर एसिडिक इन नेचर, राइट? तो हमने पढ़ा था कि फिनॉल में से फिनॉक्साइड आयन बनता है जो कि रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होता है, पर अल्कोहल में से अल्कोक्साइड आयन बनता है जो कि रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड नहीं होता. ठीक है, तो ऑब्वियसली अगर फिनॉल ज्यादा एसिडिक है तो वो प्रोटोनेटेड क्यों होगा? वो तो प्रोटॉन डोनेट करेगा. जो चीज एसिडिक होती है वो क्या करती है? प्रोटॉन डोनेट करती है इंस्टेड ऑफ एक्सेप्टिंग प्रोटॉन. And that is why alcohols gets protonated but phenol cannot. ठीक है, yes अंशुल, आपने क्या आंसर लिखा है इसका? Ma'am, in phenol, the lone pairs of electrons and oxygen is involved in resonance, which are not available freely for protonation. Whereas in alcohols, the electrons and oxygen atom are not delocalized. Therefore, they are available. Yes, तो जैसे अंशुल ने लिखा है बिल्कुल आप वैसे भी लिख सकते हो. सिंपल आप लिखोगे कि द लोन पेयर ऑन ऑक्सीजन एटम इन फिनॉल, lone pair on oxygen atom in phenol is involved in resonance. Hence it remains less available on nitrogen atom.
sorry, oxygen atom. Hence, it remains less available on oxygen atom for protonation. अगर available नहीं होगा तो protonate नहीं होगा. Okay, hence it remains less available on oxygen atom and cannot be protonated. और अंशुल ने जैसे कि बोला, आप लिख सकते हो सामने कि अल्कोहल में ऑक्सीजन का जो इलेक्ट्रॉन पेयर होता है, इलेक्ट्रॉन और लोन पेयर ऑन ऑक्सीजन इज नॉट डीलोकलाइज्ड. वो लोकलाइज्ड होता है, ठीक है, वो डीलोकलाइज्ड नहीं होता है, लोकलाइज्ड होता है. Hence, it is available for protonation. Very good, Anshu. चलिए, next question. Ether, even though unsymmetrical, are polar. Or explain why is O double bond C double bond O non-polar while ROR is polar. Okay. तो हमें बोला गया है कि कार्बन डाइऑक्साइड और ईथर, ठीक है, वो दोनों में से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो होता है नॉन पोलर, पर ईथर क्यों पोलर होता है? भले वो सिमेट्रिकल हो, मतलब भले वो दोनों साइड पे सेम अल्काइल ग्रुप हो. तो इसका आंसर आपको सिंपली इस बेसिस पे देना है कि कार्बन डाइऑक्साइड हैज लीनियर स्ट्रक्चर. कार्बन डाइऑक्साइड हैज लीनियर स्ट्रक्चर. तो अगर लीनियर स्ट्रक्चर है तो आप जानते हो डाइपोल मोमेंट वेक्टर्स जो होंगे वो एक दूसरे को कैंसल आउट कर देंगे, राइट? सो वंस अगेन, कार्बन डाइऑक्साइड हैज लीनियर स्ट्रक्चर, हेंस डाइपोल मोमेंट वेक्टर्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, हेंस डाइपोल मोमेंट, ये इरेजर, हाँ, डाइपोल मोमेंट वेक्टर्स ऑफ कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन कैंसल्स ईच अदर आउट. पर यहाँ पे आप लिखोगे ईथर का जो स्ट्रक्चर होता है वो लीनियर नहीं होता, वो कैसा होता है? इट इज बेंट स्ट्रक्चर. तो यहाँ पे जो डाइपोल मोमेंट के वेक्टर होते हैं वो कैंसल आउट नहीं होते हैं. दिस इज क्लियर? तो आपको पहले तो ये दो स्ट्रक्चर बनाने हैं एग्जाम में, दिस वन एंड दिस वन. फिर आपको शो करना है यहाँ पे जो डाइपोल मोमेंट वेक्टर है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में, पर यहाँ पे वो डायरेक्शन सेम हो जा रही है. तो आप लिखोगे इट हैज लीनियर स्ट्रक्चर, हेंस वेक्टर्स कैंसल ईच अदर आउट. यहाँ पे इट हैज बेंट स्ट्रक्चर, it has bent structure, so vectors cannot cancel each other out. Okay, vectors cannot cancel each other out. चलिए अंशुल, what is the last question? I hope this is last. Yes. अब वो एक काम कर दे, वो सब होमवर्क में करेंगे. चलो आज का क्लास यहीं पे रखते हैं. लास्ट क्वेश्चन एक ही बच गया है असाइनमेंट 3 का, वो होमवर्क में करना है. और जितनों ने अभी तक असाइनमेंट सबमिट नहीं किया है आज के क्लास के बाद हो जाना चाहिए, ठीक है. इफ़ यू वांट कि आपके घर पे मम्मी पापा को कॉल ना आए तो आज के क्लास के बाद तो हो ही जाना चाहिए. सब हमने लिखा है, ठीक है. चलिए, सो बाय ऑल.